रात के गहरे साए में जब चांद बादलों के पीछे छिप चुका था और तारों की रोशनी भी धुंधली पड़ गई थी, उत्तराखंड के शांत और हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव रामगढ़ गहरी नींद में डूबा हुआ था। गांव की संकरी गलियों में सन्नाटा पसरा था, सिवाय कभी कभार किसी आवारा कुत्ते के भौंकने या दूर से आती उल्लू की आवाज के। हर घर में लोग अपने अपने बिस्तर पर दुबके थे। दिन भर की थकान और पहाड़ों की ठंडी हवा उन्हें गहरी नींद में सुला चुकी थी। लेकिन गांव के एक छोर पर, जहां पुराना बरगद का पेड़ अपनी विशाल शाखाओं को फैलाए खड़ा था, एक पुराना जर्जर और वीरान हवेली थी। लोग उसे भूत बंगला कहते थे। सदियों पहले यह हवेली एक धनी जमींदार परिवार की थी, लेकिन अचानक एक रात पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वे कहां गए, और उसके बाद से ही यह हवेली खाली पड़ी थी। गांव वाले इस हवेली के पास से गुजरने से भी डरते थे, खासकर रात में। उनका मानना था कि इस हवेली में आज भी उन जमींदार परिवार की आत्माएं भटकती हैं, और जो कोई भी आधी रात को वहां जाने की हिम्मत करता है, उसे उनका सामना करना पड़ता है। गांव में एक नौजवान था जिसका नाम था अजय। अजय बाकी गांव वालों से थोड़ा अलग था। वह पढ़ा लिखा था और शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। वह भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास हैं जो लोगों ने अपने डर को छुपाने के लिए बना रखे हैं। जब भी गांव के बड़े बूढ़े उसे भूत बंगले की कहानियां सुनाते, वह बस मुस्कुरा देता और मन ही मन सोचता कि एक दिन वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक शाम जब गांव के चौपाल पर लोग आग के चारों ओर बैठे भूत प्रेत की कहानियां सुना रहे थे, अजय ने उनसे कहा, यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं आधी रात को उस हवेली में जाऊंगा और साबित करूंगा कि वहां कोई भूत नहीं है। गांव वाले चौंक गए। कुछ ने उसे रोकने की कोशिश की। अजय, ऐसा मत करो, उन आत्माओं को मत छेड़ो, वे तुम्हें बख्शेंगी नहीं। लेकिन अजय अडिग था। उसने कहा, मैं तभी मानूंगा जब मैं खुद देखूंगा। उस रात जैसे ही घड़ी में 12 बजे, अजय टॉर्च और एक पुराना कैमरा लेकर भूत बंगले की ओर चल पड़ा। रात का अंधेरा घना था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसके निश्चय को भी थोड़ा डगमगा रही थी। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंच रहा था, उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। हवेली के काले साए उसे डरा रहे थे, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। वह हवेली के टूटे हुए फाटक से अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल और भी डरावना था। चारों ओर सूखे पत्ते और मकड़ी के जाले फैले थे। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का हॉल बहुत बड़ा था, जिसमें टूटे फूटे फर्नीचर और पुरानी तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं। अजय ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया ताकि वह गांव वालों को सबूत दिखा सके। जब वह हवेली के अंदरूनी कमरों की ओर बढ़ रहा था, उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। हर आहट उसे डरा रही थी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका वहम है। वह एक कमरे में दाखिल हुआ जहां एक पुराना झूला था जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। अजय ने सोचा कि यह हवा से हो रहा होगा, लेकिन कमरे में कोई खिड़की खुली नहीं थी। उसे थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। जैसे ही उसने झूले के पास जाकर उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, उसे एक ठंडी सांस अपने कान के पास महसूस हुई। उसने तेजी से पलटा और इस बार उसे एक हल्की परछाई सी दिखी जो पलक झपकते ही गायब हो गई। अजय का पसीना छूटने लगा। क्या यह वाकई एक भूत था? उसके वैज्ञानिक दिमाग ने अभी भी मानने से इनकार कर दिया। वह आगे बढ़ा और एक और कमरे में पहुंचा जहां एक बड़ी सी अलमारी थी। अलमारी के दरवाजे थोड़े खुले थे और अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अजय ने हिम्मत की और अलमारी के दरवाजे खोले। अंदर कुछ नहीं था सिवाय पुरानी किताबों और कागजों के ढेर के, लेकिन आवाजें अभी भी आ रही थीं और इस बार उसे साफ लगा कि कोई उसका नाम ले रहा है। अजय, अजय। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी साफ कि अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने टॉर्च चारों ओर घुमाई, लेकिन कमरे में वह अकेला था। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां तेजी से बंद हो गईं। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अटक गया था। वह अंदर फंस चुका था। अजय को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हो रहा है।
दरवाजा कसकर बंद था और लाख कोशिश के बाद भी वह टस से मस नहीं हुआ। अजय, अजय। आवाज अब पहले से थोड़ी तेज और साफ थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। उसने टॉर्च को तेजी से पीछे घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ काली टूटी हुई दीवारें और धूल के ढेर। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वैज्ञानिक मन अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था और आदिम डर हावी हो रहा था। उसने अपनी टॉर्च को कमरे में घुमाया। यह एक बेडरूम जैसा लग रहा था, जिसमें एक बड़ा लकड़ी का पलंग था जिस पर सड़ी हुई चादरें पड़ी थीं। पास ही एक टूटी हुई ड्रेसिंग टेबल थी जिस पर एक पुराना धुंधला शीशा लगा था। शीशे में अजय को अपनी ही डरी हुई परछाई दिखी, लेकिन एक पल के लिए उसे लगा कि परछाई के पीछे कुछ और भी है, एक धुंधली आकृति जो पलक झपकते ही गायब हो गई। अजय की सांसें तेज हो गईं। वह अपना फोन निकालने की कोशिश करने लगा, शायद नेटवर्क मिल जाए और वह किसी को बुला सके, लेकिन फोन पर कोई सिग्नल नहीं था। तभी अचानक पलंग पर रखी चादरें अपने आप हिलने लगीं, जैसे कोई उनके नीचे से उठने की कोशिश कर रहा हो। अजय का गला सूख गया। उसने टॉर्च को पलंग पर केंद्रित किया। चादरों के हिलने की गति तेज हो गई और फिर एक जोरदार झटके के साथ वे हवा में उछल गईं। पलंग पर अब कुछ नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक और भारीपन था। अजय ने महसूस किया कि तापमान तेजी से गिर रहा था। उसकी सांसों से भाप निकलने लगी थी। कमरे के दूसरे कोने में रखी अलमारी से फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन इस बार वह और भी साफ थी, जैसे शब्द बन रहे हों। तुम अकेले नहीं हो। अजय ने घबराकर अलमारी की ओर देखा। उसने एक पल के लिए सोचा कि शायद यह कोई शरारत है, कोई चोर या बदमाश उसे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतनी निर्जन जगह पर कौन होगा, और दरवाजा किसने बंद किया? फिर उसे कमरे की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर दिखी। तस्वीर में एक महिला थी जिसने शाही कपड़े पहने थे और उसकी आंखें अजीब सी उदासी लिए हुई थीं। अजय ने टॉर्च को तस्वीर पर स्थिर किया। जैसे ही रोशनी तस्वीर पर पड़ी, महिला की आंखें चमक उठीं और उसकी नजरें अजय का पीछा करने लगीं, जैसे वह उसे घूर रही हो। अजय को लगा कि तस्वीर में मौजूद महिला मुस्कुरा रही है, एक डरावनी रहस्यमय मुस्कान। डर के मारे उसके हाथ से टॉर्च छूटकर गिर गई और कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। अब अजय को केवल धुंधली चांदनी की रोशनी में कमरे की चीजों के साए दिख रहे थे, जो उसके डर को और बढ़ा रहे थे। अंधेरे में उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, ठंडे बर्फीले हाथ। अजय चीख पड़ा और जोर से पीछे हटा। वह दीवार से जा भिड़ा और उसकी पीठ पर चोट लगी। उसने अपने हाथों से अपनी गर्दन को पकड़ा, जैसे कोई उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहा हो। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कसकर दबा रही है। हवा में एक तेज तीखी गंध फैल गई, जैसे पुरानी कब्रों से आती हो। क्या चाहते हो तुम? अजय ने कांपती हुई आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक ठंडी बेजान हंसी की गूंज पूरे कमरे में फैल गई। यह हंसी ऐसी थी मानो किसी बूढ़ी औरत के सूखे होठों से निकली हो, जो हंसी कम और चीख ज्यादा लग रही थी। अजय ने घबराकर जमीन पर पड़ी टॉर्च को टटोला और उसे उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां टॉर्च तक पहुंची, उसे एक जोर का झटका लगा, जैसे बिजली का करंट लगा हो। टॉर्च उछलकर दूर जा गिरी और उसकी रोशनी बुझ गई। अब कमरा पूरी तरह से अंधेरे में था और अजय को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। उसकी सांसें, उसकी हरकतें, सब कुछ। वह सिर्फ उसे महसूस कर पा रहा था। अजय ने खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारने शुरू किए, लेकिन वह किसी से टकरा नहीं रहा था। फिर भी उसे हर तरफ से एक दबाव महसूस हो रहा था। तभी उसे कमरे के कोने से एक धीमी सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जमीन पर घिसटता हुआ आ रहा हो। आवाज धीरे धीरे उसके करीब आने लगी और अजय ने महसूस किया कि उसके पैरों के पास कुछ ठंडा और नम चीज छू रही है। उसने डर के मारे अपने पैर ऊपर खींच लिए और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरे में भी कुछ धुंधली आकृतियां बनने लगीं। वे इंसानी आकार की थीं, लेकिन उनकी शक्लें स्पष्ट नहीं थीं। वे घूम रही थीं, नाच रही थीं और कुछ अजीबोगरीब आवाजें निकाल रही थीं जो इंसान की नहीं हो सकती थीं। अजय ने आंखें कसकर बंद कर लीं। यह सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था, जिससे वह जागना चाहता था। आंखें खोलो अजय,
एक आवाज उसके दिमाग में गूंजी, जैसे कोई उसके विचारों में घुस गया हो। यह आवाज बाहरी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर से आ रही थी। अजय ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसे दिखा कि कमरे के बीचों बीच, जहां पहले पलंग था, अब एक पुराना ताबूत रखा है। ताबूत के ढक्कन पर खून के सूखे निशान थे और उसमें से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। अजय ने देखा कि ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, और फिर उसने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। ताबूत से एक हाथ बाहर निकला, एक सूखा कंकाल जैसा हाथ, जिसकी उंगलियां लंबी और पीली थीं। उस हाथ में एक पुरानी मुड़ी हुई चाबी थी। हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा और चाबी अजय की ओर इशारा कर रही थी। अजय का दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। वह जानता था कि अब यह उसका वहम नहीं है और न ही कोई शरारत। वह एक ऐसी दुनिया में फंस चुका था जहां उसके तर्क और विज्ञान का कोई मोल नहीं था। भूत का रहस्य अब धीरे धीरे अजय के सामने खुल रहा था, लेकिन यह रहस्य जितना खुल रहा था उतना ही उसका डर बढ़ता जा रहा था। वह नहीं जानता था कि वह इस रात से जिंदा बच पाएगा या नहीं, और अगर बचा भी तो क्या वह कभी पहले जैसा रह पाएगा। अजय का दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उसकी आंखें उस कंकाल जैसे हाथ पर टिकी थीं, जिसमें वह चाबी थी। ताबूत का ढक्कन पूरी तरह से खुल चुका था और अंदर से एक आकृति धीरे धीरे उठ रही थी। यह एक महिला की आकृति थी, जो बेहद पुरानी फटी हुई सफेद साड़ी में थी। उसका चेहरा सूखा हुआ और धंसा हुआ था। आंखें गहरी काली गुफाओं जैसी थीं, जिनमें कोई रोशनी नहीं थी। उसके होंठ सूखे और पतले थे और बिखरे हुए बाल उसके चेहरे पर पड़े थे। यह वही महिला थी जिसकी तस्वीर उसने दीवार पर देखी थी, लेकिन अब वह कहीं ज्यादा भयावह और वीरान लग रही थी। वह हवा में तैरती हुई सी अजय के करीब आने लगी। उसके शरीर से एक ठंडी सड़ी हुई गंध आ रही थी, जो अजय के नथुनों में घुसकर उसे उल्टी महसूस करा रही थी। चाबी वाला हाथ अभी भी अजय की ओर इशारा कर रहा था। तुम कौन हो? अजय ने हिम्मत जुटाकर फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से निकली। भूत की आंखों में एक पल के लिए जैसे कोई पुरानी याद कौंधी। उसकी सूखी हुई उंगलियां धीरे से चाबी से हटकर अजय के सामने हवा में घूमने लगी, जैसे वह कुछ लिख रही हो। अजय ने ध्यान से देखा और उसे लगा कि वह अक्षर बन रहे हैं। मालकिन, मैं इस घर की मालकिन हूं। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा था। वह महिला जो अब पूरी तरह से उसके सामने थी, कोई ठोस शरीर नहीं थी, बल्कि एक पारदर्शी धुंधली आकृति थी। फिर भी उसकी उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि अजय को लगा जैसे उसका वजूद ही खतरे में है। भूतनी की आवाज जो अब उसके दिमाग में गूंज रही थी, किसी टूटे हुए वाद्य यंत्र जैसी थी, जिसमें दर्द और क्रोध घुला था। मेरा नाम मृणालिनी देवी मैं था, उसने बताना शुरू किया, और जैसे ही वह बोल रही थी, कमरे की दीवारों पर धुंधली छवियां उभरने लगी, जैसे कोई पुराना चलचित्र चल रहा हो। अजय ने देखा कि वह हवेली पहले कैसी भव्य और आलीशान थी। मृणालिनी देवी एक खूबसूरत और खुशमिजाज महिला थी, जो अपने पति जमींदार राघवेंद्र सिंह और अपने छोटे बेटे आरव के साथ यहां रहती थी। हवेली में नौकर चाकर थे, रौनक थी और चारों ओर खुशियां थीं। मृणालिनी के चेहरे पर अब भी वही उदासी थी जो तस्वीर में थी, लेकिन अब उसके पीछे की कहानी खुल रही थी। खुशियां ज्यादा दिन नहीं रही। भूतनी की आवाज में पीड़ा थी। लालच और विश्वासघात ने सब कुछ छीन लिया। तस्वीरों में अचानक अंधेरा छाने लगा। राघवेंद्र सिंह, जो पहले मृणालिनी के साथ हंसते मुस्कुराते दिखते थे, अब एक क्रूर और लालची आदमी में बदल गए थे। उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया था और कर्ज में डूब गया था। हवेली की जमीनें गिरवी रखी जा रही थीं और मृणालिनी का दिल टूट रहा था। एक रात जब अजय देख रहा था, राघवेंद्र सिंह कुछ अजीब लोगों के साथ हवेली में आए। वे सब मिलकर एक गुप्त कमरे में कुछ कर रहे थे। मृणालिनी ने चुपचाप झांका और जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। राघवेंद्र सिंह उन लोगों के साथ मिलकर गांव के खजाने को चुराने की योजना बना रहे थे, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी जमींदार परिवार ने अपनी हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाने में छुपा रखा था। यही वह खजाना था जो इस जमींदार परिवार की असली पहचान और शक्ति थी। मैंने रोकने की कोशिश की। मृणालिनी देवी की आवाज में कसक थी।
अपने पति को समझाया, लेकिन उसने नहीं सुनी। एक भयानक दृश्य अजय की आंखों के सामने आया। राघवेंद्र सिंह ने मृणालिनी को पकड़ लिया और उसे उसी गुप्त तहखाने में बंद कर दिया जहां खजाना था। वह नहीं चाहता था कि मृणालिनी उसकी योजना में बाधा बने या किसी को बताए। मृणालिनी चिल्लाती रही, अपने बेटे आरव का नाम लेती रही, लेकिन राघवेंद्र सिंह ने उसकी एक न सुनी। उसने तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया और ऊपर मिट्टी डलवा दी ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। पानी नहीं, हवा नहीं, रोशनी नहीं। भूतनी की आवाज अब चीख में बदल गई थी। मैं वही मर गई। अजय को समझ आया कि मृणालिनी देवी को जिंदा ही दफना दिया गया था। उनके साथ साथ उनका बेटा आरव भी था, क्योंकि राघवेंद्र सिंह को डर था कि आरव बाद में अपनी मां का बदला ले सकता है। वह पूरा परिवार नहीं, बल्कि सिर्फ राघवेंद्र सिंह और उसके साथी ही थे जो खजाने के साथ भाग निकले थे। मृणालिनी की आत्मा वहीं उस तहखाने में अपने बेटे के साथ भटकती रही, जिसे कभी मुक्ति नहीं मिली। और वह उस चाबी, भूतनी ने फिर उस चाबी की ओर इशारा किया जो उसके कंकाल जैसे हाथ में थी। यह उस तहखाने की चाबी है जहां मैं और मेरा बेटा दफन है, जहां खजाना भी है। अजय को अब भूत का पूरा परिचय मिल चुका था। यह एक पीड़ित आत्मा थी जिसे धोखे से मारा गया था, और उसकी आत्मा तभी शांत हो सकती थी जब उसे और उसके बेटे को मुक्ति मिले, और शायद वह खजाना भी उसकी असली जगह पर वापस पहुंचे या कम से कम उजागर हो। मृणालिनी देवी की आंखों में अब दर्द के साथ साथ एक उम्मीद की किरण भी थी, जो अजय की ओर देख रही थी, जैसे वह उससे कोई मदद की गुहार कर रही हो। क्या अजय उस भूत की मदद करेगा या इस भयानक हवेली से भागने की कोशिश करेगा? ये अब उसके हाथ में था। अजय के दिमाग में भूतों को लेकर अब तक के सारे तर्क ध्वस्त हो चुके थे। उसके सामने मृणालिनी देवी की पारदर्शी, दुख भरी आकृति खड़ी थी, और उसका कंकाल जैसा हाथ अभी भी उस चाबी की ओर इशारा कर रहा था। अजय का डर अब एक अजीब सी सहानुभूति और कर्तव्य बोध में बदल रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस आत्मा को शांति दिला सकता हूं? मृणालिनी देवी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उसके जवाब का इंतजार कर रही हो। अजय को लगा कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था। वह इस हवेली से भाग सकता था, लेकिन उस आत्मा का क्या होगा जिसने इतनी पीड़ा झेली थी? और उस खजाने का क्या, जिसके लिए उसे और उसके मासूम बेटे को जिंदा दफना दिया गया था? अजय ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और चाबी को छूने की कोशिश की। चाबी ठंडी और भारी थी, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ी, एक तेज बिजली का झटका लगा और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। मृणालिनी देवी की आकृति एक पल के लिए और भी पारदर्शी हो गई, जैसे वह शक्ति बटोर रही हो। मुझे मुक्ति चाहिए, उसकी आवाज अजय के दिमाग में गूंजी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और दर्दनाक। मेरे बेटे को मुक्ति चाहिए। अजय को समझ आ गया कि उसे क्या करना था। उसे उस तहखाने को ढूंढना था जहां मृणालिनी देवी और उनका बेटा दफन थे, और जहां वह खजाना भी था। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। हवेली सदियों से वीरान थी, और गुप्त तहखाना ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। उसने चाबी को कसकर पकड़ा। चाबी का स्पर्श उसे एक अजीब सी ऊर्जा दे रहा था, जैसे मृणालिनी देवी की आत्मा उसे रास्ता दिखा रही हो। अजय ने टॉर्च उठाई, जो अब फिर से काम कर रही थी, और कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। कमरे का दरवाजा जो पहले अटका हुआ था, अब अपने आप खुल चुका था। हवेली के अंदर का माहौल पहले से ज्यादा शांत हो गया था, लेकिन हवा में अभी भी एक अजीब सी उदासी और इंतजार महसूस हो रहा था। मृणालिनी देवी की आकृति उसके ठीक पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन अब वह डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि एक मार्गदर्शक जैसी थी। अजय ने हवेली के नक्शे को अपने दिमाग में दोहराया। जमींदार परिवार अक्सर अपने खजाने को मुख्य हॉल या किसी बड़े कमरे के नीचे छुपाते थे। उसने मुख्य हॉल की ओर बढ़ना शुरू किया, जहां टूटे फूटे फर्नीचर और पुरानी तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं। हर कोने में धूल की मोटी परत जमी थी, और हवा में नमी और सीलन की गंध थी। मृणालिनी देवी की आकृति ने एक जगह रुककर हवा में हाथ हिलाया, जैसे वह किसी चीज की ओर इशारा कर रही हो। अजय ने टॉर्च की रोशनी को वहां केंद्रित किया।
फर्श पर कुछ ईंटें दूसरों से थोड़ी अलग लग रही थीं, जैसे उन्हें बाद में लगाया गया हो। ये कोई दरवाज़ा हो सकता था। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन ईंटों को हटाने की कोशिश की, लेकिन वे टस से मस नहीं हुईं। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जिससे वह उन्हें तोड़ सके। उसकी नज़र पास ही पड़े एक भारी जंग लगे लोहे के सरिये पर पड़ी। उसने उसे उठाया और पूरी ताकत से ईंटों पर वार करना शुरू किया। एक दो बार वार करने के बाद ईंटें हिलने लगीं और उनमें से धूल गिरने लगी। मृणालिनी देवी की आकृति अधीरता से उसके चारों ओर घूम रही थी, जैसे वह उसे तेजी करने के लिए कह रही हो। अजय जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं था। सुबह होने वाली थी और वह नहीं चाहता था कि कोई उसे यहां देखे। आखिरकार एक जोरदार वार से ईंटें टूट गईं और उनके पीछे एक अंधेरी संकरी सीढ़ियां दिखाई दीं जो नीचे पाताल में जाती हुई लग रही थीं। सीढ़ियों से एक भयानक सड़ी हुई गंध आ रही थी जो अजय के पेट में मरोड़ पैदा कर रही थी। यही वह तहखाना था। अजय ने चाबी को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम पर सीढ़ियां चरमरा रही थीं और उसे डर था कि कहीं वे टूट न जाएं। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी मुश्किल से अपना रास्ता बना पा रही थी। जैसे जैसे वह नीचे उतर रहा था, हवा और भी ठंडी होती जा रही थी और उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। मृणालिनी देवी की आकृति अब उसके ठीक सामने थी, जैसे वह उसे रास्ता दिखा रही हो। नीचे एक छोटा सा कमरा था जो चारों ओर से पत्थरों से घिरा था। कमरे के बीच में एक छोटा लकड़ी का संदूक रखा था जो मिट्टी से सना हुआ था और उसके ठीक बगल में एक छोटे मानव कंकाल के अवशेष थे। यह आरव था, मृणालिनी देवी का बेटा। अजय का गला रुंध गया। उसने कंकाल को देखा और उसके मन में एक गहरा दुख भर आया। इस छोटे से बच्चे ने अपनी मां के साथ कितनी यातना सही होगी। मृणालिनी देवी की आकृति कंकाल के पास जाकर ठहर गई और उसने अपने अदृश्य हाथों से उसे सहलाने की कोशिश की, जैसे वह अभी भी अपने बेटे को प्यार कर रही हो। खजाना, संदूक, मैं। मृणालिनी देवी की आवाज अब थोड़ी शांत थी, जैसे उसे अपने बेटे को देखकर कुछ सुकून मिला हो। अजय ने संदूक की ओर देखा। यह वही खजाना था जिसके लिए राघवेंद्र सिंह ने इतना बड़ा पाप किया था। संदूक पर कोई ताला नहीं था, बस एक पुराना सा ढक्कन था। अजय ने धीरे से ढक्कन उठाया और अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और कीमती पत्थरों का ढेर था जो टॉर्च की रोशनी में चमक रहे थे। यह खजाना गांव के इतिहास से भी पुराना था और अब वह अजय के सामने था। मृणालिनी देवी की आकृति अब और भी चमकदार हो चुकी थी। हमें मुक्ति चाहिए, अजय, उसने फिर दोहराया। अजय को समझ आया कि इस खजाने को बाहर निकालना ही मृणालिनी देवी और उनके बेटे को मुक्ति दिलाएगा। यह खजाना गांव का था और इसे वापस गांव को सौंपना ही सही न्याय होगा। उसने अपना कैमरा निकाला और खजाने की तस्वीरें लीं ताकि वह गांव वालों को सबूत दिखा सके। उसने फैसला किया कि वह इस खजाने को गांव के मुखिया को सौंपेगा और मृणालिनी देवी और उनके बेटे को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार देगा। यह सोचकर उसके मन में एक अजीब सी शांति आ गई। अजय ने संदूक से कुछ सोने के सिक्के और एक छोटा अलंकृत हार उठाया ताकि गांव वालों को दिखाने के लिए सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा सके। उसने अपने फोन से, जो अब जादुई रूप से कुछ सिग्नल पकड़ रहा था, गांव के मुखिया को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जिसमें उसने हवेली में मिली चीजों के बारे में बताया और उनसे तुरंत आने का आग्रह किया। वह जानता था कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा जब तक वह सबूत नहीं दिखाता। मृणालिनी देवी की आकृति अब पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और शांत दिख रही थी। धीरे धीरे उस कंकाल के पास जाकर बैठ गई जो आरव का था। उसने अपना पारदर्शी हाथ आरव के कंकाल पर रखा और एक पल के लिए अजय को लगा जैसे आरव का छोटा कंकाल चमक उठा हो। एक गहरी संतोषजनक सांस पूरे तहखाने में गूंजी और फिर मृणालिनी देवी की आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, जैसे वह हवा में घुल रही हो। धन्यवाद अजय। उसकी आवाज अब दर्दनाक फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक शांत सुकून भरी आवाज थी। मुक्ति मिल गई। कुछ ही पलों में मृणालिनी देवी की आकृति पूरी तरह से गायब हो गई। तहखाने में अब सिर्फ अजय, खजाने से भरा संदूक और आरव का छोटा कंकाल रह गए थे। हवा में व्याप्त उदासी अब एक शांतिपूर्ण सन्नाटे में बदल चुकी थी।
अजय को लगा जैसे उसके कंधों से एक बड़ा बोझ हट गया हो। उसने उस पुरानी चाबी को देखा जो अब उसके हाथ में थी, और वह भी धीरे धीरे चमकने लगी और फिर राख में बदल गई, जैसे उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। अजय ने आरव के कंकाल को सम्मानपूर्वक एक पुरानी कपड़े में लपेटा। उसने संदूक को वहीं छोड़ दिया, यह जानते हुए कि अब गांव वाले आ रहे होंगे। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया। बाहर पूरब में हल्की रोशनी फैलने लगी थी और सूरज की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों को छू रही थीं। रात का अंधेरा छूट रहा था और उसके साथ ही भूत बंगले का डरावना साया भी। कुछ ही देर में गांव के मुखिया और कुछ गांव वाले लाठी और टॉर्च लिए हवेली पहुंचे। उनके चेहरों पर डर और जिज्ञासा साफ दिख रही थी। उन्होंने अजय को मुख्य दरवाजे पर खड़ा देखा। उसके चेहरे पर धूल और थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अजय, तुम ठीक हो? मुखिया ने पूछा। उनकी आवाज में राहत थी। हमने तुम्हारे संदेश देखा और सोचा। अजय ने उन्हें रोका। मैं ठीक हूं मुखिया जी, और मेरे पास आपके लिए कुछ है जिस पर आपको विश्वास करना मुश्किल होगा। उसने उन्हें तहखाने में ले जाकर खजाना दिखाया और आरव के कंकाल के अवशेष भी। गांव वाले अवाक रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भूत बंगले का रहस्य इतना गहरा और दुखद होगा। अजय ने उन्हें मृणालिनी देवी की पूरी कहानी सुनाई। राघवेंद्र सिंह के विश्वासघात से लेकर उनकी आत्मा को मिली मुक्ति तक। शुरुआत में कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से खजाना देखा और अजय ने उन्हें अपने कैमरे में खींची गई तस्वीरें दिखाईं, तो उन्हें मानना ही पड़ा। मुखिया ने फैसला किया कि खजाने को गांव के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और मृणालिनी देवी और आरव का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ दिनों बाद गांव ने मिलकर मृणालिनी देवी और आरव के लिए एक छोटा सा स्मारक बनाया, जहां उन्हें सम्मानपूर्वक दफनाया गया। अब भूत बंगले को लोग राघवेंद्र हवेली के बजाय मृणालिनी धाम कहने लगे थे, जहां एक दुखद आत्मा को अंततः शांति मिली थी। अजय के जीवन पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। वह अब भी विज्ञान और तर्क में विश्वास करता था, लेकिन उसने यह भी जान लिया था कि दुनिया में ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। उसका भूत प्रेत पर अंधविश्वास नहीं था, बल्कि एक नया दृष्टिकोण था कि हर डर के पीछे एक कहानी होती है और हर आत्मा को शांति पाने का अधिकार होता है। वह गांव में ही रहा और उसने गांव के लोगों को अंधविश्वास से निकालकर शिक्षा और समझ की ओर ले जाने में मदद की। अब आधी रात में जब हवा तेज चलती थी और बरगद के पत्ते सरसराहट करते थे, तो गांव वाले डरते नहीं थे। वे जानते थे कि मृणालिनी देवी की आत्मा अब शांत थी और हवेली अब एक रहस्यमयी अतीत की गवाह थी। एक ऐसी कहानी जो बताती थी कि प्रेम, विश्वासघात और मुक्ति की गाथाएं समय और मृत्यु की सीमाओं को भी पार कर सकती हैं।